केंद्र भी कहा जाता है। कनेर से यात्रा का सबसे लंबा चरण प्रारंभ होने वाला है। रास्ते में विकास की धारा में डूबे अवशेषों को देखना खिन्नता पैदा कर रहा था। तभी सूखे डूबे पेड़ों के बीच एक जलमग्न मंदिर का शिखर नजर आया। समृद्धि के लिए इकट्ठा किए गए पानी में क्या कुछ नहीं डूब गया। इतिहास, संस्कृति, आस्था और शायद मनुष्यता भी। इंदिरा सागर को पार कर हम धाराजी पहुंचे। नर्मदा के आंचल में बसा ये एक और तीर्थ है जो अब ओंकारेश्वर बांध में डूब जाएगा। आगे भविष्य में अब न प्रपात होगा न शिवलिंग बनेंगे। नर्मदा जी के दोनों ओर के दृश्यों को निहारते हम ओंकारेश्वर की ओर बढ़ चले। हमारी गति मंथर थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। एक पहाड़ की गुफा में साधु का निवास दिख रहा था। साधु ने एक लंबी सीढ़ी लगा रखी थी। उसके और संसार के बीच में रिश्ता बस एक सीढ़ी से जुड़ा हुआ था। चौपाल का प्रयोग कई अर्थ लेकर आ रहा था। नए नए सुझाव, नई नई बातें। बस सबके बीच पीड़ा एक जैसी थी। सभी की प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर टीस में समानता थी। हम ओंकारेश्वर पहुंच गए। नागर घाट पर महकती चौपाल देर रात तक खूब जमी। आप इस पुल के ऊपर से देखिए, पूरे घर का जो पूजा की सामग्री आई पॉलीथीन के अंदर डाली, उसको ऊपर से बंद किया और यहाँ नर्मदा जी में डाल गए। मान लो नर्मदा जी नहीं हुई, कोई कचरे का टेकरा है तो अपने घर का सब कुछ उठा के लाओ, इसके अंदर डाल दो। वातावरण का बढ़ता हुआ तापमान निमाड़ में होने का संकेत दे रहा था। सुबह तपन लिए हुए थी, पानी चिलचिला रहा था। गर्मी से बचने के सारे उपायों के बाद भी अब हमारी त्वचा जलने लगी थी। आगे बढ़ने पर जब पहियों पर तोप की तरह लगी पानी की मोटरों को देखा तो अचरज हुआ। 17वीं शताब्दी के युद्ध की याद आ गई। यहाँ किनारे के किसान इन मोटरों से नर्मदा का पानी 3-4 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक अपने खेतों में ले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम रावेर पहुँचे। यहाँ नर्मदा जी के किनारे स्थित बाजीराव पेशवा की समाधि के दर्शन किए। बाजीराव भारतीय इतिहास का ऐसा महानायक जो अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा। उसके पराक्रम के संबंध में चर्चाएं यहाँ तक थी कि जब मुगल सैनिक के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो मुगल सैनिक कहते थे, क्या आज तूने बाजीराव का मुंह देख लिया है। ऐसे पराक्रमी बाजीराव पेशवा की समाधि की दुर्दशा देख समालोचना करते हुए हमने फिर पतवार हाथ में ले ली। दोपहर को हम मंडलेश्वर पहुंच गए। मंडलेश्वर के बनते हुए डैम से मुड़कर बहते हुए पानी का प्रवाह इतना तीव्र था कि वह हमारी राफ्ट को अपनी मुख्य धारा में नहीं आने दे रहा था। राफ्ट पलट पलट कर किनारे वापस आ जाती थी। हम भी जिद पर अड़े थे। बार बार असफल प्रयत्न करते रहे जो खतरनाक थे। इस वेग में राफ्ट पलटने का मतलब तीव्र प्रवाह में चट्टानों से टकराकर हड्डियों का चूर चूर हो जाना। लेकिन हम भी आखिर बाजीराव की समाधि देखकर आ रहे थे। कुछ जोश तो होना ही था। हमने रणनीति बदली। पुल की दीवार के किनारे किनारे हम उस तीव्र वेग के पास आ गए। फिर एक साथ पूरी ताकत लगा करके चप्पू चलाते हुए हम चुपके से प्रवाह में घुसने की सफल कोशिश कर बैठे। सभी अपने प्रयत्नों के सफल होने का आनंद ले रहे थे। तीव्र प्रवाह में राफ्ट बवंडर में फंसे तिनके की तरह इधर उधर उछलती, चट्टानों से टकराती कूदने लगी। एक बार तीव्र वेग में आने पर आप कुछ नहीं कर सकते। जो करना है वह प्रवाह और पानी को ही करना होता है। शाम ढलने को थी। हम महेश्वर की ओर बढ़ रहे थे।
महेश्वर और मंडलेश्वर के बीच उत्तर किनारे पर बने सुंदर देवस्थान, गढ़ी, कोठियां अद्भुत नज़ारा पेश कर रहे थे। पानी गहरा था, हमारी रफ्तार भी अच्छी थी। शाम होते होते हम महेश्वर पहुंच गए। 350 सालों से मौसम की मार और हर वर्ष आने वाली बाढ़ के तीव्र वेग को सहन करते हुए तटस्थ खड़ा महेश्वर का यह घाट भारत और भारतीयों की अप्रतिम कारीगरी का उदाहरण है। वहीं चौपाल लगी, अहल्या की राजधानी में नर्मदा के मर्म को समझने की एक कोशिश। महेश्वर से बड़वानी तक नर्मदा के विभिन्न विषयों पर खूब चर्चा हुई। बड़वानी चौपाल का अपना अलग रंग था। अगर आप जंगल खत्म कर देंगे तो नर्मदा जी की सांस लेने की जो इकाई है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इसके सांस लेने की इस प्रक्रिया को खराब किया, जो कि हम कर रहे हैं, बांध के समर्थन और विरोध में सब खूब बोले। जो जंगल कटा है उससे जो पानी रुकना था वो पानी रुक नहीं पाया। आगे मध्य प्रदेश समाप्त, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा शुरू होगी। अब सरदार सरोवर का बैकवाटर शुरू हो गया। हमने मगर प्रभावित क्षेत्र में आजीविका के लिए बच्चों को लकड़ी के लट्ठों के साथ नदी पार करते देखा। पेट व्यक्ति से क्या कुछ नहीं कराता। थोड़ी दूर पर नर्मदा के किनारे महुए से शराब बनाते ग्रामवासी भी मिले। हम मध्य प्रदेश का आखिरी गांव ककराना को पार कर गुजरात की सीमा में प्रवेश कर गए। सरदार सरोवर के क्षेत्र में चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा है। वनवासी क्षेत्र होने से बस्तियां कम हैं। पहाड़ों और वनों के मनोहारी दृश्य हैं। यहाँ से सतपुड़ा और विंध्याचल जैसे दो सबल भाई नर्मदा का साथ छोड़ देते हैं। आगे की जीवन यात्रा वह अकेली पार करती है। सरदार सरोवर के नीचे पानी कम और चट्टानें ज़्यादा होने से आगे की यात्रा को हमें नारेश्वर से प्रारंभ करना पड़ा। नारेश्वर एक सिद्ध स्थान है। इस क्षेत्र में नर्मदा बार बार अपनी दिशा बदलती है, मानो भाइयों के बिछुड़ने पर उन्हें हर दिशा में ढूंढ रही हो। लोहारा से वापसी की यात्रा दुर्गम रही। यात्रा का आखिरी दिन पूरी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण दिन रहा। शाम को हम सब सकुशल भरूच पहुंच गए। शाम होने को थी, राष्ट्रध्वज उतारा गया। ये यात्रा हमने दो उद्देश्यों को लेकर निकाली थी। एक तो हमारा मत है कि अमरकंटक से लेकर भरूच तक, अर्थात जहां उसका समुद्र में संगम हुआ है, वहां तक नर्मदा जी एक इकाई है और न केवल एक ही इकाई है बल्कि एक जीवमान इकाई है। दो उद्देश्यों को लेकर के यात्रा 18 दिनों के अंदर अपना सफ़र पूरा किया है उसने। तो ऐसी करीब 35 चौपालें हमने अभी तक की है और हमने लोगों से कहा है कि केवल बात करने से नहीं होगा, नर्मदा जी के लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। तो करीब हमको 950 लोगों ने समय देने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना और 6 महीने तक का विविध समय वो लोग नर्मदा जी की सेवा के लिए देंगे। इस प्रकार से लोगों ने आगे बढ़ कर के इसका प्रतिसाद किया है। एक संकल्प पूर्ण हुआ। देवताओं की पूजा कर उनका आभार मान यात्रा समापन की घोषणा हुई। ईश्वर कृपा से दुर्गम यात्रा पूर्ण हुई। नर्मदा पर ठोस कार्य प्रारंभ करने के निश्चय के साथ यात्री विसर्जित हुए। रोमांच, खतरों और नूतन अनुभवों को देने वाली इस यात्रा में 18 दिन का समय लगा। शेष 3 यात्री जो मेरे साथ थे, कमांडर निगम, नौसेना में रहते हुए इन्होंने 7 समुद्रों की गहराई नाप ली है। पूरी यात्रा में पानी की तासीर को पहचानना व मार्ग प्रशस्त करना आपका प्रमुख कार्य था।
आप हैं अरविंद, स्वभाव से इंजीनियर हैं। इस पूरी यात्रा में हर टूटन को जोड़ने का कार्य करते थे। डॉक्टर के.सी. रायकवार पेशे से डॉक्टर हैं, स्वभाव से सेवाव्रती हैं। आप इनके कंधों पर भरोसा करके दुनिया का कोई भी खतरा मोल ले सकते हैं।